नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर हम क्विक रिवीजन पुलर्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आप लोगों का एक बार फिर से इस क्लास में स्वागत। हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में और उसी को कंटिन्यू करेंगे इस क्लास के अंदर। अपन कार्डियोवैस्कुलर का क्विक रिव्यू पॉइंट हम पढ़ रहे हैं और पॉइंट 1 क्लास हम पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट 2 क्लास है, सेकेंड नंबर क्लास है। और लास्ट क्लास में हमने एनाटॉमी पढ़ी थी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की और उसी को कैरी ऑन करते हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसी व्यू के अंदर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि लास्ट क्लास में हमने बोला था कि पेराइटल और विसरल दो तरह का वहाँ पे पेरिकार्डियल स्पेस होता है, पेरिकार्डियल जगह होता है, पेराइटल और विसरल पेरिकार्डियम। उस पेरिकार्डियम के दो टाइप के अंदर यहाँ पे हम अगले पॉइंट में क्या बात करने वाले हैं, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। जो पहली बात यहाँ पे बोली जाती है कि जो स्पेस होता है किसके बीच में, विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में, उस स्पेस को पेरिकार्डियल स्पेस बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पेरिकार्डियल स्पेस किसको कहते हैं? तो जो आपका विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम है उसके बीच के स्पेस को पेरिकार्डियल स्पेस बोला जाता है। और ये फिल्ड रहता है पेरिकार्डियल फ्लूइड से, इसके अंदर जो है फ्लूइड भरा रहता है, इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जिसका एक नॉर्मल अमाउंट होता है दैट इज अबाउट 30 ml, 30 to 50 ml के आसपास ये फ्लूइड भरा रहता है। और ये फ्लूइड मदद करता है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है ना, दोनों जो लेयर है इनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, इसको प्रिवेंट करने में मदद करता है। और जब ये अपने नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन का मतलब होता है कि जो पेरिकार्डियल स्पेस है इसके अंदर फ्लूइड जो है अपने नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो गया, ये हार्ट के चारों तरफ, और जब ये नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाएगा, तो ये हार्ट के ऊपर प्रेशर डालेगा और प्रेशर डालने से हार्ट कंप्रेस होगा, हार्ट को टूपा लगेगा, इसको बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट, जो कि डिजीज पोर्शन में पढ़ेंगे। अभी आपको स्पेस के बारे में याद रखना है, इसका नाम याद रखना है और इसके अंदर फ्लूइड होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगली बात बोली जा रही है, वॉल ऑफ द एट्रियल पोर्शन ऑफ द हार्ट इज थिन एंड वेंट्रिकुलर पोर्शन हाफ इज थिक। हार्ट की जो एट्रियल पोर्शन की वॉल होती है वो तो होती है थिन, और वेंट्रिकुलर पोर्शन की जो वॉल होती है वो होती है थिक। मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो 4 चैम्बर का हार्ट है, इस हार्ट के अंदर जो एट्रियम होते हैं, जैसे एक राइट एट्रियम होता है और एक लेफ्ट एट्रियम होता है, इसकी जो दीवार होती है, जो वॉल होती है, वो थोड़ी थिन होती है, थोड़ी थिन होती है। और जो आपके वेंट्रिकल होते हैं, एक वेंट्रिकल है राइट वेंट्रिकल और एक वेंट्रिकल है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक होती है। तो ये तो होती है थिक और ये होती है थिन, और वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आपके जो वेंट्रिकल्स रहते हैं इनको ब्लड को पंप करना है, और पंप करना है तो इनको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है। और अगर आपका चैम्बर मजबूत नहीं होगा, प्रेशर ज़्यादा नहीं लगा पाएगा या लगाएगा तो फट जाएगा, तो आपके चैम्बर को अगर आप रप्चर होने से प्रिवेंट करना चाहते हो, इसके ये आराम से फंक्शनिंग करें ऐसा चाहते हो, तो इस पे प्रेशर को झेलने वाली दीवार होनी चाहिए, और ये झेलने वाली दीवार थोड़ी मोटी होनी चाहिए, इसलिए इसको थिक वॉल कहते हैं। और ऊपर वाले जो एट्रियम है इनकी वॉल कैसी होती है? थिन वॉल होती है। तो थिक और थिन, ये दो कंसेप्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, एट्रियल और वेंट्रिकल। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे आपको बोलेगा, द हार्ट एंड द रूट ऑफ ग्रेट वेसल आर एनक्लोज बाय फाइब्रस सेक, इट इज नोन एज पेरिकार्डियम। अभी हमने बोला पेरिकार्डियम स्पेस, तो हार्ट और उसकी जो रूट है, किसकी रूट है? ग्रेट वेसल की। ग्रेट वेसल की रूट कौन सी होती है? जैसे आपका हार्ट है, इस हार्ट से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? आपका पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? आपका एओर्टा। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा की जड़ है और जो हार्ट है ये एनक्लोज रहते हैं, और किसके अंदर एनक्लोज रहते हैं? जिस चीज के अंदर जो इसको कवर करके रखते हैं उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको? पेरिकार्डियम। और ये जो स्पेस था उस स्पेस को क्या नाम बोला? पेरिकार्डियल स्पेस। और जो कवरिंग लेयर है उनको साथ में हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। बातें दोनों है, याद रखिएगा। पेरिकार्डियम क्या होता है, पेरिकार्डियल स्पेस क्या होता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होता है, तीनों बातें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अगली बात क्या बोली जा रही है, द स्मॉलेस्ट आर्टरी आर कॉल्ड एज आर्टीरियोल
and it open onto the network of capillaries which constitute the micro circulation. यहाँ पे कल भी हमने एक बात डिस्कस की थी कि साहब जो आपका हार्ट है, जो आपकी आर्टरी है और जो वेन है, तो जो आर्टरी जो हार्ट से निकलती है उसका लास्ट जो स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है उसको आर्टीरियोल के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? आर्टीरियोल. और जो ब्लड को लेके आएगी उनको वेन्स बोलते हैं, और जो वेन पेरिफेरल साइड में होती है उसको वेन्यूल बोलता था. हमने क्या बोला था? वेन्यूल्स. और ये जो वेन्यूल्स और ये जो आर्ट्रियोल है इनके बीच में एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट का, ऑक्सीजन का, और ये कराने का काम जो करते हैं जो वो उन दोनों के बीच में, दैट इज आर्टीरियल कैपिलरीज एंड वीनस कैपिलरी. अल्टीमेटली जो है आर्टरी ब्लड लेके आएगी तो इनको हम बोल सकते हैं आर्टीरियल कैपिलरीज. क्या बोलते हैं? आर्टीरियल कैपिलरीज. और आपकी जो वैन है ये ब्लड को लेके जाने का काम करती है, और ये जो वैन ब्लड लेके जाती है इनको अपन बोलते हैं वीनस कैपिलरीज. क्या बोलते हैं? वीनस कैपिलरीज. तो एक होगी आर्टीरियल कैपिलरी जो ब्लड को लेके आएगी, एक होती है वीनस कैपिलरी जो ब्लड को लेके जाएगी. अब जो वीनस कैपिलरी है और ये जो हमने बोला आर्टीरियल कैपिलरी है, इनके बीच में ब्लड का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है. इनके बीच में क्या एक्सचेंज होता है? न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है. तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जो इन दोनों के बीच में बनता है, आर्टेरियल कैपिलरी और वीनर कैपिलरी के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो सर्कुलेशन. इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो सर्कुलेशन. यही यहाँ पे बोला गया था कि जो एंड पोर्शन है जहाँ पे आर्टेरियल और वीनल कैपिलरी आपस में मिलेगी उस सर्कुलेशन को क्या नाम दिया जाता है? माइक्रो सर्कुलेशन. माइक्रो सर्कुलेशन. बात ही तो की है. आगे लेके चलता हूँ. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा. सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले. मैक्सिमम लोगों तक कंटेंट जरूर पहुंचाएं. और उसी तरह की एक बात हो रही है कि जो कोरोनरी साइनस है वो वाइड वैन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग विच ड्रेन मोस्ट ऑफ द वीनस ब्लड फ्रॉम द मायोकार्डियम इनटू द राइट एट्रियम. कोरोनरी साइनस वो साइनस है जो हार्ट के वीनस ब्लड को ड्रेन करता है. कोरोनरी साइनस एक वाइड वैन होती है जो 2 सेंटीमीटर लंबी होती है और ये ड्रेन करती है जो वीनस ब्लड होता है हार्ट का. मायोकार्डियम के अंदर जो वीनस ब्लड होगा उस वीनस ब्लड को मायोकार्डियम से लाके किस में लेके आती है? राइट एट्रियम में. तो अगर आपको कोई पूछे कि कोरोनरी साइनस क्या होता है तो आपका जवाब होना चाहिए कोरोनरी साइनस एक वाइड वैन होती है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है, और मायोकार्डियम के जो वीनस ब्लड है, हार्ट का जो वीनस ब्लड है, हार्ट का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, भाई आपके हार्ट को काम करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो तो कोरोनरी आर्टरी दे देगी, लेकिन जो ऑक्सीजन लेने के बाद में जो वीनस ब्लड है हार्ट का वो ड्रेन कैसे होगा? तो उसको कोरोनरी साइनस ड्रेन करेगा और उस ब्लड को लाके कहाँ डाल देता है? वो भी राइट एट्रियम में डालता है. क्योंकि आपकी इंफीरियर बॉडी जो इंफीरियर वेना कहवाए, जो आपकी सुपीरियर वेना कहवाए, लोअर बॉडी और अपर बॉडी का सारा ब्लड राइट एट्रियम में आता है, तो खुद हार्ट का ब्लड भी तो राइट एट्रियम में आएगा. तो ये जो ड्रेन होता है, ये ड्रेन कौन सा ड्रेन कहलाता है? कोरोनरी साइनस का ड्रेन कहलाता है. और ये भी ब्लड कहाँ डाल दिया जाता है? राइट एट्रियम में डाल दिया जाता है. बात पता की है, आगे लेके चलता हूँ. नेक्स्ट देखिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है, जो अमाउंट ऑफ ब्लड है जो इजेक्ट करता है हार्ट एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, उसको अपन किस नाम से जानेंगे? उसको अपन स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानेंगे. अगर बात पते की समझ में आई तो बोलो यस. बहुत ही बेसिक बात है. सवाल पूछा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, आपका हार्ट एक बार जब पंप करता है, आपका हार्ट जो एक बार पंप करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, उस कॉन्ट्रैक्शन के समय जितना अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट करता है वेंट्रिकल से, है ना, एक बार हार्ट जब पंप करेगा तो वेंट्रिकल से जितना ब्लड एक पंप के अंदर बाहर निकलेगा एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में, उसको हम क्या नाम देंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम. और जिसका नॉर्मल अमाउंट होता है 70 ml एक हेल्दी एडल्ट के अंदर. स्ट्रोक वॉल्यूम अगर एक हेल्दी एडल्ट का पूछे तो 70 ml होता है, और ये एक पंप में निकलने वाला ब्लड होता है आपके वेंट्रिकल से. इसको स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं. इंपॉर्टेंट बात है, आगे लेके चलता हूँ. अगला एक वर्ड है यहाँ पे कार्डियक आउटपुट. तो हमने अभी पढ़ा कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है ये एक बार जब हार्ट पंप करता है, ईच कॉन्ट्रैक्शन में जो ब्लड पंप करता है उसको हम बोल दिया स्ट्रोक वॉल्यूम. और ऐसा कॉन्ट्रैक्शन 1 मिनट में हार्ट जितनी बार करता है उसको हम हार्ट रेट कहते हैं. हार्ट रेट किसको बोलते हैं? 1 मिनट में आपका हार्ट जितनी बार बीट करता है उसको हार्ट रेट बोलते हैं. तो भाई स्ट्रोक वॉल्यूम तो कितना था? 70 ml. ये तो एक कॉन्ट्रैक्शन था, और ऐसा 1 मिनट में आपका हार्ट 72 टाइम्स करेगा. तो हार्ट रेट कितनी होती है? 72. 1 मिनट में स्ट्रोक वॉल्यूम था 70, एक बार कॉन्ट्रैक्शन में 70,
ऐसा 72 बार 70 70 70 70 ब्लड पंप करता है, और ये 1 मिनट का जो वॉल्यूम होता है टोटल, उसको अपन बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला बन गया स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला बन गया स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम 1 बीट में पंप ब्लड, और हार्ट रेट 1 मिनट में 72 बीट, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, कार्डियक आउटपुट बन गया। कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अगली इंपॉर्टेंट बात, नॉर्मल और एवरेज एडल्ट के अंदर हार्ट रेट कितनी होती है, अभी हमने बात की 72, कितनी होती है 72। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70। कार्डियक आउटपुट कितना हो जाता है, लगभग 5 लीटर, लगभग 5 लीटर। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा 70, नॉर्मल हार्ट रेट होगी 72, और दोनों से क्या बनेगा, कार्डियक आउटपुट, जो आपको याद रखना है। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा जो मेन पार्ट है एओर्टा का, असेंडिंग एओर्टा कहते हैं, डिसेंडिंग एओर्टा कहते हैं, और आर्च ऑफ एओर्टा कहते हैं। 3 चीजें हैं, और उससे निकलने वाली वेसल की यहाँ पे बात हो रही है। ये बात क्या हो रही है कि आपका जो हार्ट है, ये आपका जो हार्ट है, इस हार्ट से क्या निकलेगा सर, इस हार्ट से आपका निकलेगा एओर्टा। क्या निकलेगा, एओर्टा। ऐसे घूमेगा और ऐसे नीचे आएगा, इस हार्ट से निकलेगा एओर्टा। इस एओर्टा के 3 पार्ट है, देखिएगा मेन पार्ट ऑफ एओर्टा की बात की तो 3 पार्ट है। एक है असेंडिंग एओर्टा, एओर्टा के इस पार्ट को हम बोलते हैं असेंडिंग एओर्टा, ये है असेंडिंग एओर्टा जो ऊपर चढ़ रहा है। फिर बोला आर्च ऑफ एओर्टा, तो ये एओर्टा जो घूम रही है इसको बोलते हैं आर्च। तो ये पार्ट जो बन गया, ये बन गया आर्च ऑफ एओर्टा। और एओर्टा का तीसरा पार्ट यहाँ पे है डिसेंडिंग एओर्टा। तो डिसेंडिंग एओर्टा बोलते हैं ये जो पार्ट नीचे आता है, ये बोलता है डिसेंडिंग एओर्टा। तो एओर्टा के 3 पार्ट हो गए। एक पार्ट हो गया आपका असेंडिंग एओर्टा, कौन सा पार्ट हो गया, असेंडिंग एओर्टा। देखो तीनों पार्ट को हम अलग अलग डिफाइन करते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पार्ट तो कहलाएगा असेंडिंग एओर्टा। ये क्या कहलाएगा, असेंडिंग एओर्टा। अब ये जो पार्ट है आपका, ये कहलाएगा आर्च ऑफ एओर्टा। इस पार्ट को हम क्या नाम देंगे, आर्च ऑफ एओर्टा। और अब जो ये नीचे जो पार्ट आ रहा है, इस पार्ट को आप क्या नाम देंगे, डिसेंडिंग एओर्टा। ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसको अपन क्या नाम देंगे, डिसेंडिंग एओर्टा। एक हो गया असेंडिंग एओर्टा, एक है आर्च ऑफ एओर्टा, एक बन गया डिसेंडिंग एओर्टा। अब यहाँ पे एक और वर्ड बोला गया है, और ये वर्ड क्या बोला गया है, जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी होती है, डिवाइड करती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी में। इस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि अपन एओर्टा की वापस यहाँ पे बात करें। तो हमने अभी बोला कि साहब आपका हार्ट से निकलेगा एओर्टा, और ये एओर्टा बनाएगा आर्च ऑफ एओर्टा। क्या बनाएगा, आर्च ऑफ एओर्टा। ये बन गया आर्च ऑफ एओर्टा। अब ये जो एओर्टा का अपर पार्ट है, इस अपर पार्ट से 3 ब्लड वेसल निकलेगी, 1 2 और 3। ये जो ब्लड वेसल राइट साइड में जाएगी, इसको नाम देंगे राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी ये जाएगी राइट साइड के अंदर, और ये जाके 2 पार्ट में डिवाइड होगी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसमें यही बोला है कि राइट एक ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी निकलेगी, ये डिवाइड होएगी 2 के अंदर। एक बनाएगी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दिस इज राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और एक बनाएगी राइट सब क्लेवियन आर्टरी, दिस इज राइट सब क्लेवियन आर्टरी। और इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, इसको बोलते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो हमने अभी इसकी बात की, राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी। ये जो राइट सब क्लेवियन आर्टरी है, ये आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होएगी। एक बनाएगी राइट वर्टिब्रल आर्टरी और एक बनाएगी राइट एक्सिलरी आर्टरी। इस तरीके से इसका डिवाइडेशन होता है। तो अगले पॉइंट की हम बात करेंगे। ये पॉइंट क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, वो आगे जाके सब क्लेवियन आर्टरी एंड ब्रांचेज ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा की रहेगी। तो ये 3 ब्रांच निकल गई, राइट ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सब क्लेवियन। और ब्रेकियोसेफेलिक में राइट सब क्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड। कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को जाती है और वर्टिब्रल आर्टरी भी ब्रेन को जाती है। और इसके अलावा जो आपकी एक्सिलरी आर्टरी है, वो दोनों एक्सिला, दोनों लिम्ब को सप्लाई करती है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे लेके चलता हूँ। अगली बात बोली जा रही है, तो डिसेंडिंग एओर्टा ये डिवाइड होता है एज ए डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा एंड डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा। इसके बाद में जो डिसेंडिंग एओर्टा बनेगा, ये जो डिसेंडिंग एओर्टा जो नीचे की तरफ जाता है, ये डिसेंडिंग एओर्टा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक डिसेंडिंग एओर्टा होता है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, और दूसरा बन जाएगा आपका डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा जो नीचे की तरफ जाता है, एक थोरेसिक एरिया में सप्लाई करेगा
एक एब्डोमिनल एरिया में। तो डिसेंडिंग थोरेसिक और डिसेंडिंग एब्डोमिनल, उसकी तरह तरह की ब्रांचें निकलेगी और ये ब्रांचें सारे ऑर्गन को 1 बाय 1 सप्लाई करेगी। तो ये डिसेंडिंग एओर्टा के पार्ट है। तो यहाँ पे पार्ट हो गई, यहाँ पे पार्ट हो गई असेंडिंग एओर्टा की, जिसके पार्ट की बात हो गई। असेंडिंग एओर्टा की आर्च ऑफ एओर्टा से ब्रांच निकलती है जो अपर बॉडी को सप्लाई करती है। डिसेंडिंग एओर्टा होगा, थोरेसिक एरिया होगा और एब्डोमिनल एरिया होगा। ये छोटी सी बात यहाँ पे बोली गई है, आगे लेके चलता हूँ। अगली बात देखिएगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोली जा रही है, इंफीरियर वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन। एक होती है इंफीरियर वेना केवा जो लोअर बॉडी से ब्लड लेके आती है, एक होती है सुपीरियर जो अपर बॉडी से लेके आ रही थी। तो जो लोअर बॉडी से ब्लड लेके आती है उसको नाम दिया हमने इंफीरियर वेना केवा। और यहाँ पे एक लाइन बोली गई है, इंफीरियर वेना केवा ही लार्जेस्ट वेन होती है। लार्जेस्ट वेन, स्मॉलेस्ट वेन किसको बोला हमने? स्मॉलेस्ट वेन बोला हमने वेन्यूल्स को। किसको बोला? वेन्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट वेन। और लार्जेस्ट वेन किसको बोला? इंफीरियर वेना केवा को, इज द लार्जेस्ट वेन। बात पते की है, याद रखना। अगला है जो लॉन्गेस्ट वेन होती है वो होती है ग्रेट सिपनस वेन ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब की एक वेन है, नाम है ग्रेट सिपनस वेन, और इसको अपन लॉन्गेस्ट वेन के नाम से जानते हैं। ये लोअर लिम्ब की वेन है, लोअर लिम्ब की वेन है ग्रेट सिपनस वेन, लॉन्गेस्ट वेन है। लोअर बॉडी से ब्लड लेके आती है। इंफीरियर वेना केवा लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दो बात याद रखनी है। लार्जेस्ट पूछे तो इंफीरियर वेना केवा, लॉन्गेस्ट पूछे तो ग्रेट सिपनस वेन, जो कहाँ की होती है? लोअर लिम्ब की। नाम है ग्रेट सिपनस वेन और काम है लॉन्गेस्ट वेन। अगला है ड्यूरेशन कितनी होती है कार्डियक साइकिल की। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। ईच कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन बताओ। तो एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन होती है 0.8 सेकेंड, जिसमें दो काम होते हैं, एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। एक कार्डियक साइकिल जो होता है उसमें दो काम होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 0.8 सेकेंड की होती है। और सिस्टोल और डायस्टोल में लब और डब दो साउंड आते हैं जिनकी बात हमने कल की थी। S1 और S2 साउंड इसको बोलते हैं। लब साउंड तब आता है जब आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बंद होते हैं। डब साउंड जब आता है जब आपके सेमिलुनार वाल्व बंद होते हैं। तो आपका एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड, और इस 0.8 सेकेंड में दो प्रोसेस होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल, और उसमें दो साउंड आते हैं, लब और डब साउंड। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। समझ गए बात को? ये इंपॉर्टेंट बात है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट वेन की हमने बात कर ली, और कार्डियक साइकिल की हमने बात की, ड्यूरेशन की हमने बात की, लब और डब साउंड की हमने बात की, सिस्टोल और डायस्टोल की हमने बात कर ली। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की मैं बात करता हूं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। वैसे तो ब्लड प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर, और हर उम्र में ब्लड प्रेशर अलग होता है। जन्म के समय ब्लड प्रेशर सबसे कम होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लड प्रेशर जो है इसका वैल्यू बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, न्यू बॉर्न में सबसे कम होता है। लेकिन ये जो दो वैल्यू दी हुई है इसमें 120 जो वैल्यू है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टोलिक, जो हमेशा ज़्यादा होता है। और ये 80 जो है ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, जो हमेशा थोड़ा लोअर साइड के अंदर होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो हार्ट है वो कितना वॉल्यूम पंप कर रहा है, उसके अनुसार होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कभी वॉल्यूम बढ़ गया तो सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा, और ये हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि वॉल्यूम वो है, वही असली प्रेशर बनाता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इसको PR कहते हैं। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, जितना कम होगा प्रेशर उतना कम होगा। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो ब्लड प्रेशर होते हैं, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है 120/80 mm ऑफ Hg। ये बात आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, टोटल ब्लड जो होता है वो होता है 5 से 6 लीटर। ये कार्डियक आउटपुट है, और टोटल ब्लड की वैल्यू भी पूछी जाए ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है तो 5 से 6 लीटर होती है, और जिसको हमेशा हार्ट को पंप करके अपने बॉडी के अंदर जो है ब्लड को पंप करते हुए कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करना होता है, और वो डिपेंड करता है स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट के ऊपर। तो स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है और हार्ट रेट 72 बीट पर मिनट होती है। अगला है रेड कलर का जो ब्लड है, ब्लड का कलर लाल होता है, और उसमें लाल होने का कारण होता है उसमें एक सेल होती है RBC। ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड, और रेड होने का कारण है उसमें एक सेल होती है RBC, और उस RBC के अंदर एक कलर्ड सब्सटेंस होता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है उसका? हीमोग्लोबिन। तो सेल RBC अंदर कलर, कलर कौन देता है? हीमोग्लोबिन। ये कलर्ड पार्ट है, रेड कलर की ब्लड सेल ड्यू टू द हीमोग्लोबिन प्रेजेंसी इन द RBC।
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्ते की बात है, याद रख लीजिएगा। तो ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है। इंफीरियर वेना क्या हुआ, लार्जेस्ट वेन, लॉन्गेस्ट वेन, ग्रेट सिपेनस, ड्यूरेशन 0.8 सेकंड की, नॉर्मल बीपी 120/80, टोटल ब्लड 5 से 6 लीटर, रेड कलर की ब्लड होने का रीजन होता है उसमें हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होना। ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाइएगा, टाइप करिएगा नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, और ये आपको पीछे भी दिख रहा है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, ये लोगो भी दिख रहा है आपको नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। टाइप करिएगा, लोगो के साथ में एक ऐप मिलेगा, ऐप को इंस्टॉल कर दीजिएगा। अब आप पूछोगे सर हम इस ऐप को क्यों इंस्टॉल करें, तो मैं कहता हूं ये जो ऐप है यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के बाद में आप सेटिंग में जाके रेटिंग दीजिएगा और अपना रिव्यू वहां लिख दीजिएगा। इस ऐप के ऊपर आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, अभी कुछ अवेलेबल है, इन फ्यूचर बहुत कुछ आने वाला है इस ऐप के ऊपर। तो इस ऐप को इंस्टॉल करना तो बिल्कुल ना भूले। इसके अलावा इस ऐप को इंस्टॉल करने के अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें तो फ्री रहेगी, कुछ चीजें पेड रहती है। उन पेड चीजों में नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ने आपके लिए तैयार किया है MPCHO टेस्ट सीरीज। MPCHO का एग्जाम जो है वो अभी कुछ टाइम के लिए जो है पोस्टपोन्ड हुआ है, कैंसिल हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर भी आने वाला है। ये टेस्ट सीरीज MPCHO के सिलेबस के पैटर्न के ऊपर बनाई हुई है, जिसमें खूब सारे टॉपिक है, एपिडेमोलॉजी, डेमोग्राफी, फैमिली प्लानिंग, डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिजीजेज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी का पोर्शन है। तो ये टेस्ट सीरीज MPCHO वाले स्टूडेंट और इसके अलावा बाकी बच्चों के लिए भी एक प्रैक्टिस सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट सीरीज में लगभग 1500 से 2000 क्वेश्चन है, 1500 से 2000 क्वेश्चन मात्र 299 के अंदर, सिर्फ 299 में 1500 से 2000 सिंपली आपके मोबाइल में रोज सॉल्व करो, एक टेस्ट प्रैक्टिस बनेगी और जो आपको सफलता का कारण बनेगी। तो इस टेस्ट सीरीज को आज ही ज्वाइन करें। ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप को इंस्टॉल करके। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आपको फोन पे या गूगल पे करना है 7272029029। नंबर रिपीट करता हूँ 7272029029। इसमें फोन पे या गूगल पे कर दो 299, पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दो और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओ, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको डेफिनेटली अपने टारगेट तक पहुंचाएगी। ये नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की एक टेस्ट प्रैक्टिस है जिसको आप आनंद उठा सकते हो। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट डॉक्टर MD सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलावा ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी भी चलती है, जो एम्स नॉर्सेट, ESIC, PGI चंडीगढ़, GMCH की कंसेप्चुअल स्टडी कराती है। तो अगर आपको ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी करनी है तो आज ही टीम नोवल से जुड़ जाइए। लहरिया स्ट्रीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। 6 महीने का सिलेबस, 30 के 30 दिन क्लास, हर मंडे को मेगा टेस्ट और इसके अलावा खूब सारे मिनी टेस्ट ये नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट कंडक्ट कराती है। और इस इंस्टीट्यूट का इवनिंग बैच रनिंग है, नया मॉर्निंग बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। अगर आप मॉर्निंग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही 7272029029 नंबर रिपीट करता हूँ 7272029029 इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करके आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें। 1000 रजिस्ट्रेशन चार्ज है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें। नया मॉर्निंग बैच बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे आपको जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा दें क्योंकि सीट्स लिमिटेड है और इस लिमिटेड सीट के साथ में कंसेप्चुअल स्टडी ये इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कराएगा और ये 6 महीने की कंसेप्चुअल स्टडी आपको अपने टारगेट तक ले जाएगी। और कहना एक ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ बेहतरीन और बढ़िया और अच्छा पढ़ रहे हैं तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे दोबारा एक नए वीडियो सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।